हेलो एंड वेलकम टू द पैट की शो हिंदी में। ये वही शो है जो बातें करता है पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के बारे में, चाहे वो पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना हो या फिर पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद एक सक्सेसफुल करियर बनाना हो। यही है वो शो जो आपको देखना है। तो इस शो में हमेशा की तरह हम 3 क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। तो आज के 3 क्वेश्चंस हैं, पेटेंट एजेंट एग्जाम का क्या सिलेबस है? क्वेश्चन 2, पेटेंट एजेंट एग्जाम 2023 की डेट का अनाउंसमेंट कब होगा? क्वेश्चन नंबर 3, पेटेंट एजेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करूं? मैं हूं कीर्तिमान शर्मा मैं हूँ चेष्टा शर्मा। और शुरू करते हैं चेष्टा फिर आज के पहले सवाल से, जो कि है पेटेंट एजेंट एग्जाम का सिलेबस क्या होता है? पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो है पेटेंट एक्ट 1970। मतलब पेटेंट के रूल्स रेगुलेशंस इंडिया में क्या हैं। अगर आप पेटेंट एजेंट बन जाते हैं तो आपको इंडियन पेटेंट ऑफिस के साथ काम करना पड़ता है। तो उनके साथ कैसे काम होता है, आपको बहुत सारे इन्वेंटर्स या जो कंपनीज़ हैं जो इनोवेशन कर रही हैं उनके साथ काम करना पड़ता है। तो इन्वेंशन को कैसे समझना है, उनकी उनकी जो इन्वेंशन है उनको पेटेंट के फॉर्मेट में कैसे लिखना है, कैसे उनकी ऑनलाइन फाइलिंग करनी है। और अगर कोई हमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जैसे कि पेटेंट का प्रोसीजर 3 साल का है, तो 3 साल के प्रोसीजर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, उसके लिए कि क्या फॉर्म्स लगते हैं, क्या फ़ीस लगती है, गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स चल रही हैं, आप इन्वेंटर्स की कैसे मदद कर सकते हैं, अपनी साइंस नॉलेज को यूज़ करके पेटेंट की ड्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं, इन्वेंशन को कैसे समझ सकते हैं। जो एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्क है वही सिलेबस है। इसका कोई इनफाइनाइट सिलेबस नहीं है। नेट गेट एग्जामिनेशन की तरह काफ़ी फाइनाइट, काफ़ी डिफाइंड सिलेबस है और काफ़ी आसान है ये एग्ज़ाम। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम से कंपैरिजन में अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम से भी कंपेयर करेंगे या गेट या नेट जो भी आपने एग्ज़ाम दिए हैं उनसे कंपेयर करेंगे, उनका सिलेबस इनफाइनाइट है। इसका सिलेबस काफ़ी लिमिटेड है और काफ़ी डीप में है कि हम पेटेंट ऑफिस के साथ कैसे काम करेंगे, ताकि जब आप पेटेंट एजेंट बन जाएं तो असली में सही लोगों की मदद कर पाएं। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो चेष्टा ने बोला कि ये सिलेबस जो है वो काफ़ी डिफाइंड है और काफ़ी आसान एग्ज़ाम है। ये इस रीज़न से भी एग्ज़ाम आसान है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक्चुअली है नहीं। इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। इसमें पेटेंट ऑफिस का काम है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट एजेंट्स चाहिए। तो भारत देश में हम जितने ज़्यादा एजेंट्स क्वालिफाइड हो पाते हैं इस एग्ज़ाम में, वो सारे ही पेटेंट एजेंट बन जाते हैं। इसमें कोई नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि 100 ही सीटें हैं या 200 ही सीटें हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए भी ये एग्ज़ाम अपने आप से अच्छा हो जाता है, एक आसान हो जाता है और लिमिटेड सिलेबस है। तो मतलब यू शुड डेफिनेटली ट्राई, आपको करना चाहिए इसके बारे में। तो दूसरा सवाल चेष्टा ये है कि पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन 2022-2023 जो अब नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, इसकी डेट कब अनाउंस होगी या फिर अनाउंस हो चुकी है क्या? इसकी नोटिफिकेशन की डेट अनाउंस हो चुकी है, जो कि है 15 नवंबर 2022। मतलब 15 नवंबर 2022 को ipindia.nic.in की साइट पे नोटिफाई हो जाएगा कि एग्ज़ाम की डेट कब है। मतलब नोटिफिकेशन आता है कि एग्ज़ाम डेट इस दिन होने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म इस दिन से खुलने वाले हैं, इतने दिनों तक खुलेंगे और ये एग्ज़ाम होगा। तो अगर नोटिफिकेशन 15 नवंबर को है तो 3 महीने तक की डेट जनरली होती है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मैक्सिमम ये एग्ज़ाम आपका लेकिन ये हो जाए। मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम है, लेकिन जो तैयारी है आप 15 नवंबर के हिसाब से ही करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है तो उसी दिन से तैयारी करने थोड़ा शुरू करेंगे। तैयारी आपको आज ही से इनफैक्ट करनी है। चेष्टा, मैं इस बार ही सोच रहा था कि पहली बार मैंने देखा है कि पेटेंट ऑफिस ने नोटिफिकेशन कब आएगी कि हाँ। इस एग्जाम की डेट कब आएगी, इस बात की भी डेट निकाल के हाँ। पहले से नोटिफाई किया। इस बात की डेट उन्होंने मई से ही निकाल रखी है। जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि नोटिफिकेशन डेट है, मतलब कि जो क्या है 15 नवंबर। 15 15 नवंबर। नवंबर में हो, मैं ऐसा स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 15 नवंबर में वो कहें कि अब बस 1 महीने बाद ही बिल्कुल। एग्ज़ाम है। इसका रीज़न ये है कि पहली बार उन्होंने नोटिफिकेशन की मतलब डेट किस दिन निकालेंगे, एग्जैक्ट डेट
उसकी भी डेट निकाल के पहले से नोटिफाई कर रखा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ हाँ, तो पेटेंट ऑफिस ने काफ़ी प्लानिंग कर ली है इस बार, कि और एग्जाम होना ही है। कि एग्ज़ाम होना ही है, और काफ़ी चीज़ें अच्छी तरीके से चल रही हैं पेटेंट ऑफिस में। पूरा आईटी एनेबल्ड सिस्टम है, और काफ़ी हम तरक्की कर रहे हैं। और मैंने कल की न्यूज़ पढ़ी थी, पेटेंट ऑफिस क्योंकि एक रेवेन्यू कमाने वाला डिपार्टमेंट है, तो पिछले साल पेटेंट ऑफिस ने 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं पेटेंट फाइल जो और आईपी रजिस्ट्रेशन से, जिससे पता चलता है कि हम बहुत ही अच्छी स्टेज पे हैं। और आईपी रजिस्ट्रेशंस जो इंडिया की कंपनी हैं वो भी तेज़ी से कर रही हैं, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो भी तेज़ी से कर रही हैं, और इसका सारा श्रेय जाता है जो सब्सिडीज़ हमें फ़ीस पे मिली हैं उस वजह से। तो 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं पेटेंट ऑफिस ने। वेरी कंग्रेचुलेशंस टू द पेटेंट ऑफिस ऑफ इंडिया। अगर आप लोग कोई भी देख रहे हैं तो मेनी कंग्रेचुलेशंस, एंड आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हम लोग आपके टच में रहते हैं तो हमें मालूम है कि आप लोग कितने हेल्पफुल हैं। वेरी गुड एंड थैंक यू। चेष्टा, तीसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का है कि पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन था कि पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, और ये है प्रिपरेशन कैसे करें। तो दोनों कनेक्टेड भी हैं लेकिन दोनों अलग भी हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पेटेंट ऑफिस का जैसे मैंने आपको पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम का जैसे मैंने आपको बताया था, सिलेबस काफ़ी डिफाइंड है, लेकिन डिफाइंड होने की वजह से वो काफ़ी इन डेप्थ भी है, क्योंकि एक्चुअली में खाली ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ना है और हो जाना है। आपको एप्लीकेशन बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है, जिसमें कि आपको अगर किसी आप मेंटरशिप के थ्रू जाते हैं जो ऑलरेडी इसकी नॉलेज रखता है, वो आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है। क्योंकि खाली आपको यही नहीं जानना कि अच्छा ये फॉर्म है, ये फीस है, ऐसे है। आपको एक्चुअली में वो प्रैक्टिस करना भी आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड हो चुका है, एग्ज़ाम केस स्टडी बेस्ड हो चुका है कि अगर ये सिचुएशन हुई तो आप अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस देंगे। तो सिलेबस डिफाइंड है बिल्कुल। तो लेकिन अगर इसके साथ आप मेंटरशिप, गाइडेंस या किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी की मदद लेते हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा सकता है, तो ये तरीका है स्टार्ट करने का, जो मेरी सजेस्ट मैं आपको करूँगी कि आप किताबें ले सकते हैं अमेज़ॉन से। किताबें अमेज़ॉन से भी लेने की ज़रूरत नहीं, ipindia.nic.in पे पेटेंट एक्ट 1970 जो है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, वो फ्री डाउनलोड है में अवेलेबल है। मैनुअल ऑफ पेटेंट ऑफिस फ्री डाउनलोडेबल है, वो आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें डिफ़िकल्टी क्या आती है, क्योंकि सारे साइंस के स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और ये सारी लैंग्वेज थोड़ी लीगल लैंग्वेज में है, तो पढ़ने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, हम 14 साल से बच्चों को इस फील्ड में ट्रेन कर रहे हैं, तो हमने इस पूरी पेटेंट एक्ट को 1970 को, इस एग्ज़ाम को एक SSL मेथड के हेल्प से उसको सिंप्लीफाई कर रखा है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट मेथड, डायग्रामेटिक मेथड, प्रैक्टिकल लर्निंग को कंबाइन करके आपकी तैयारी कराते हैं। तो चेष्टा, जो लोग हमारा एक प्रिपरेशन हमारा जो नहीं लेना चाहते या नहीं ले रहे हैं, अगर हम उनकी भी मदद करना चाहें, तो अगर हम थोड़ा सा बताएं कि SSL मेथड में होता क्या है, तो आप कुछ बताएं कि SSL मेथड में एक्चुअली मतलब अगर वो खुद से ये मेथड को अप्लाई करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, SSL मेथड की फुल फॉर्म है सीक्वेंशियल स्टेप लर्निंग मेथड। तो सीक्वेंस है कोई? हाँ, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है, अगर आप कोई पेटेंट एक्ट उठाते हैं तो उसमें सीधा ही शुरू हो जाता है, सेक्शन 1 ये है, सेक्शन 2 ये है, और सारे सेक्शन, सारे रूल्स एक दूसरे से जुड़े और कनेक्टेड हैं। तो जिस वजह से अगर आप सीधा पेटेंट एक्ट 1970 पढ़ने लगेंगे तो अब सब कुछ एक साथ एनालाइज करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है। हमारे यहाँ जब हम पढ़ाते हैं तो, या आप खुद ये फॉलो करना चाहते हैं मेथड, तो सबसे पहले फाउंडेशन पढ़िए कि बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, जैसे पेटेंट का क्या मतलब है, इन्वेंटिव स्टेप का क्या मतलब है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन से आप पढ़िए। उसके बाद आइए आप इसके सेक्शन क्या हैं। सेक्शन और रूल एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हर सेक्शन का एक रूल भी अटैच्ड है उसके साथ, और उसके साथ एक फॉर्म और फीस भी अटैच्ड है। तो ये 4 स्टेप्स हैं, चारों स्टेप्स को एक साथ करेंगे तो डिफिकल्टी आएगी। एक मिनट हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मुझे मालूम है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग हमारा कोर्स नहीं खरीदना चाहते उनकी भी थोड़ी सी मदद हम कर सकें। तो जो मुझे समझ में आया, मैं अब रिपीट कर देता हूँ, मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा कि 1970 की हमारी बेयर एक्ट एक बुक है जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, जिसका नाम है पेटेंट एक्ट।
है ना। अब पेटेंट एक्ट के अंदर हम कह रहे हैं कि सेक्शंस लिखे होते हैं, हाँ है ना, जी, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, हाँ जी, है ना। और हर सेक्शन का एक रूल भी होता कॉरस्पॉन्डिंग रूल है ना। होते हैं। जैसे मैं समझता हूँ कि सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि लॉ है क्या, और रूल में लिखा है कि इस लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कुछ कुछ ऐसे ही, हाँ जी, बिल्कुल, है ना। हाँ जी, मतलब आप अच्छे से बताएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ही। हाँ, और दूसरा फिर जो रूल्स हैं उसके अंदर फिर फीस, मतलब इस स्टेप को करने के लिए कोई जो पेटेंट ऑफिस में फीस लगती है, हाँ, या कोई प्रोसीजर है, हाँ, या कोई फॉर्म भरना है, ये सारी चीज़ें भी हैं। बिल्कुल। ठीक है, हाँ चलिए आप आगे। तो ये अलग-अलग जगह लिखा हुआ है हाँ। बेयर एक्ट के अंदर कि पहले पूरा सेक्शन का आएगा, फिर रूल्स आएंगे, फॉर्म्स आएंगे, फीस आएंगी। तो जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप इनमें रिलेशनशिप आपको नहीं पता शुरू से, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस है उनको सारा रिलेशनशिप पहले से ही पता है कि कौन सा सेक्शन कौन से रूल से और कौन से फॉर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मतलब जुड़े हुए आपको एक साथ बुक में दिखाई नहीं देंगे, वो लिखना पॉसिबल नहीं है, तो अलग अलग सेक्शंस में लिखे हुए हैं। जैसे कि पेटेंट हम फाइल करते हैं तो फाइल करने की अलग अलग स्टेजेस होती हैं, तो स्टेजेस जो अलग अलग डिफाइन कर रखी हैं, अब पेटेंट एक्ट में वो सारी एक पैराग्राफ में तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग सेक्शंस में लिखी हैं, उनके अलग अलग रूल्स हैं और अलग अलग फीस है ना, अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो जैसे स्टेज है कि हमने पहले प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन करी, फिर कंप्लीट एप्लीकेशन करी, फिर बीच में हमें लगता है कि अब इस एप्लीकेशन में कुछ चेंज करना है, या फिर कोई हमारे ऊपर इंजंक्शन डाल देता है कि नहीं आपने हमारा पेटेंट चुराया है, और इसकी कोई फाइट हो रही है पेटेंट ऑफिस के अंदर, पेटेंट एपलेट बोर्ड के अंदर, या फिर हाई कोर्ट के अंदर, तो इसके क्या रूल्स हैं। तो सारी चीज़ें एक के बाद एक ही लिखी जा सकती हैं, लेकिन जब तक आपको सारी चीज़ें एक साथ नहीं पता होंगी तो आप पूरा एक साथ समझ नहीं पाएंगे, है हाँ, ना। तो आपके और ये सीक्वेंस गड़बड़ जाती है। हाँ, ऐसा तो कुछ। इसमें जनरली बच्चे मैंने देखा कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जब आप SSL मेथड फॉलो करते हैं तो हम कहते हैं कि आप सारी चीज़ें एक साथ ना समझें, आप स्टेप बाय स्टेप चलें और फाउंडेशन समझें, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझें, बेसिक प्रोसीजर समझें। अभी तक हम सेक्शन और रूल की बात भी नहीं करते। हमारी पहले 1 महीने की जब अब मान लो 10 क्लासेस तक हम सेक्शन और रूल को हाथ भी नहीं लगाते, उसका भी कोई मतलब नहीं है। अभी पहले आपको सिंपल समझना है, फाउंडेशन क्या है, स्टेप्स क्या है, प्रोसीजर क्या है, जैसे कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं अपनी उसमें। अब जब आपको ये समझ में आ चुका है तो उसके साथ अब हम अटैच कर देते हैं, अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ है, ये इस सेक्शन में लिखा है, इस रूल में लिखा हुआ है, और इसकी ये टेबल है। ओके, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ बताने की, और फिर आप मुझे बताइएगा कि ये सही है कि नहीं, है ना। कि हम लोग पहले जो लॉ है उसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम साइंस के लोग हैं, तो हम लोग जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही हैं उनको एक्चुअल मतलब उनका समझने की कोशिश करिए। लॉ एक्चुअली बस यही है कि जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको बिल्कुल एग्जैक्ट शब्दों में डिफाइन कर देना चाहता है। तो पहले हम सारी टर्मिनोलॉजीज समझ लेंगे, उनके क्या मतलब है ये समझ लेंगे, है ना। और हम ये समझ लेंगे कि ये आपस में टर्म्स जो हैं ना, कि पेटेंट, ज्यूरिस्डिक्शन और ये ऐसे जो टर्म्स हैं ये आपस में जुड़े कैसे हुए हैं। बिल्कुल। तो जब हम ये सीखते हैं कि जुड़े हुए कैसे हैं, तो हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, या फिर ये यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन हो या कहीं का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने टर्म्स की आपस में जो कनेक्शंस हैं वो समझ लिए हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, है ना, सबके थोड़े तो अलग ही होंगे, हाँ, लेकिन बेसिक टर्मिनोलॉजी सारी हाँ, जगह basic सेम। हमने समझ ली है। इसको समझने के बाद फिर अगर हम लॉ पढ़ते हैं तो हमें अचानक से ज़्यादा तेज़ी में समझ में आता है, ऐसा कुछ है। बीच में एक और स्टेप है, बिल्कुल लॉ से भी जंप करने से पहले, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमने सबके फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बना लिए। बहुत अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि मेरे को तो फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स और मेरे को माइंड मैप से ही सारी चीज़ समझ में आती है, उससे याद रहता है, उससे सब याद एग्जाम के दिन रहता है। बिल्कुल याद रहता है। और एक तरीके से वो सीक्वेंस देता है कि मुझे फाइनली बाद में एज अ पेटेंट एजेंट काम भी करना है, तो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि मुझे सिर्फ पेटेंट एजेंट बनना नहीं है, बन के कुछ करना है, मतलब मुझे करियर चलाना है। हाँ तो जी, करियर में भी तो मुझे हेल्प करेंगे वो फ्लो चार्ट्स, हाँ जी। तो वो क्या है। तो जो बेयर एक्ट्स हैं या जो बुक्स अवेलेबल हैं उनमें कोई डायग्राम्स नहीं है, वो बहुत सारी लैंग्वेज लिखी हुई है, जिससे कि साइंस स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकती है, मुश्किल हो सकता है पढ़ना। तो हमने सिंप्लीफाई करके लगभग हमारे पास 20-25 डायग्राम्स हमने ऐसे तैयार कर लिए हैं अपने एक्सपीरियंस से, कि ये अगर आपको डायग्राम समझ में आए हैं तो 50% जो आपकी तैयारी है वो हो गई है। डायग्राम से
तो डेफिनेटली एग्ज़ाम के दिन भी बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। ये तो सारे साइंस के लोग जानते होंगे कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं हम लोग। सिर्फ तो डायग्राम। डायग्राम्स और अगर कोई हमने माइंड मैप या कुछ ऐसा बना रखा है फ्लो चार्ट, तो उससे बहुत मदद मिलती है। ये तो डेफिनेटली मैं इसको वो करूँगा एक्सेप्ट। तो फ्लो चार्ट्स की मदद से समझना आसान है। अब दूसरा जो पार्ट है जिससे कि ज़्यादातर लोग डरते हैं वो आता है पेपर 2, जिसके अंदर आती है पेटेंट ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग, करेक्ट। जिसमें कि आपको रीडिंग की प्रैक्टिस, इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि पेपर लेंदी है। पेपर 3 घंटे का है। जैसे कि आप इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन देते थे क्लास 10th या 12th में, तो उस टाइप से आप मान लीजिए, तो आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी चाहिए। इसकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस चाहिए कि मेरे को, हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि विद इन 40 मिनट्स आपको पढ़ना भी है और ड्राफ्ट भी करना है क्लेम्स को। तो क्लेम्स को ड्राफ्ट करने की क्या टेक्निक्स हैं, कैसे आप बहुत बड़े लिटरेचर में से क्लेम्स को एकदम से निकाल के उसको क्लेम्स ड्राफ्ट कर सकते हैं, इसकी भी हमने फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन बना ली है। एक छोटे छोटे फॉर्मूलाज हमने रेडी कर लिए हैं कि इन लाइंस पे फोकस कीजिए, इन लाइंस पे फोकस मत कीजिए। जो नॉवल आइटम्स हैं उनको कैसे स्कैन करके क्लेम्स को जल्दी से ड्राफ्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो हमारे पास ये एनालिटिकल माइंड होना चाहिए कि नॉवल फीचर्स ऑफ इन्वेंशन को हम तुरंत स्कैन करके उनके क्लेम्स को लिख सकें। तो एग्ज़ाम में सारी नॉलेज होना ये भी इम्पॉर्टेंट है, और लेकिन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाना, इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना और इसके लिए कैसे हमें एग्ज़ाम के दिन कैसे कॉम्प्रीहेंड करके उसको आंसर करना, ये भी एक अपने आप में एक स्किल है। बिल्कुल। ये है ना, तो ये मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से। अगर आप लोग के कोई सवाल हैं इस बारे में, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि इस हमारे जो भी लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, जो हमारे स्टूडेंट जिनको हमने मेंटर किया, उन्होंने जब एग्ज़ाम दिया तो उनको सबसे अच्छी बात ये लगी कि उनको टाइम की बहुत प्रैक्टिस थी कि इतने समय में हमें इतने इतने सवाल हमें कर दे के ख़त्म कर देने हैं, नहीं आ रहा तो छोड़ के अगले पे मूव ऑन होना। इसकी जो ये जो तैयारी है, ये जो माइंडसेट है आपका कि कैसे एग्ज़ाम देना है, ये तैयारी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस माइंडसेट, किस अप्रोच से एग्ज़ाम को देने वाले। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हुए क्वालिफाई, और एक बात वैसे सभी लोगों को पता नहीं, इस बात को हम एडवर्टाइज़ भी नहीं करते, लेकिन क्योंकि मेरे को बहुत मज़े आए थे तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम सेंटर पे भी गई थी, दिल्ली सेंटर पे, जहाँ पे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, एंड इट वाज़ अ सरप्राइज़, उनके लिए भी सरप्राइज़ था। इसको देख के मेरे भी बहुत मुझे भी बहुत खुशी हुई थी कि वो जब एग्ज़ाम से निकले तो IIPT की टीम वहाँ पर थी। एग्ज़ाम 1 ख़त्म हुआ था और एग्ज़ाम 2 के बीच में, तो वो भी एक था कि सपोर्ट के लिए इफ़ यू हैव समबडी जो आपको सपोर्ट कर सकता है, तो उसको ज़रूर लेके जाएं। अगर वो पेटेंट एजेंट पहले से हैं या फिर इस फील्ड में काम करते हैं, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं पेपर 2 में, और वाइवा में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि आखिरकार गवर्नमेंट सिर्फ यही देखना चाहती है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट की मदद कर पाएंगे दूसरे लोगों की मदद करने में, ताकि दूसरे लोग पेटेंट फाइल कर सकें। तो ये इस टाइप का काम है, कंसल्टिंग काम है, ये आपको गवर्नमेंट आपको अपना एजेंट बना रही है। तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं क्वालिफाई करना, फाइनली आपको लोगों की मदद भी करनी है, लोगों की मदद करनी है और हमारे देश को आगे लेके जाना है। ये सबसे ये बड़ा सबसे काम। बड़ा। चलिए, गुड। इसी टॉपिक पे आपको और भी कुछ सवाल पूछने हो तो प्लीज़ पूछिएगा। जितने ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें, तो ये एक बहुत वाइड टॉपिक है कि कैसे प्रिपेयर करें। इसके ऊपर वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक क्वेश्चन जितने ज़्यादा पूछेंगे तो हम स्पेसिफिक आंसर दे पाएंगे, उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। पिन पॉइंटेड क्वेश्चन जितने पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछिए, हम सारे क्वेश्चनों के सवाल के आंसर देंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ लोग, और उन्होंने मन बना लिया कि हम इसी साल देने वाले हैं एग्ज़ाम 100%, तो एक मास्टर क्लास है फ्री, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और उसके अंदर मास्टर क्लास में दिखाया है कि कैसे बन सकते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी कंपनीज़ हैं, कौन सी कंपनीज़ हायर कर रही हैं, कौन सी कंपनीज़ कितने पैसे दे रही हैं, और प्रिपरेशन भी कैसे करें, और फाइनल स्टेप्स आगे क्या ले सकते हैं। सारी चीज़ें मास्टर क्लास में इंक्लूडेड हैं। फ्री मास्टर क्लास है, आप ज़रूर देखिए। तो मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में पैट की शो हिंदी में। मैं हूँ कीर्तिमान शर्मा। मैं हूँ चेष्टा शर्मा। बाय।